कैरिबियन। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? खूबसूरत बीचेस, छुट्टियां, है ना? लेकिन इन खूबसूरत लहरों के नीचे एक बहुत ही अलग और गंभीर खेल चल रहा है। ये इलाका एक जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड बन गया है, जहां दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें अपनी अगली चाल चल रही हैं। तो इस नए महाखेल में खिलाड़ी कौन कौन है? सामने है अमेरिकी ईगल, रशियन बेयर और चाइनीज ड्रैगन। और सबकी नजरें एक ही इनाम पर टिकी हैं, कैरिबियन। और ये सिर्फ कोई कहने के लिए तस्वीर नहीं है, ये आज की जमीनी हकीकत है। और देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है। जैसा कि स्कॉलर एंथनी मैनगॉट कहते हैं, जियोपॉलिटिक्स मतलब कि किसी जगह की ज्योग्राफी का दुनिया के रिश्तों पे क्या असर पड़ता है, वो हमेशा से कैरेबियन के इतिहास के सेंटर में रहा है। मतलब इसकी लोकेशन ही इसकी कहानी लिखती आई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस छोटे से इलाके में ऐसा है क्या जो इसे इतना खास बना देता है? चलिए, इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक जियोपॉलिटिकल हॉटस्पॉट या धुरी बिंदु कैसे बन गया है। अच्छा, ये जो भारी भरकम सा शब्द है ना, भू राजनीतिक धुरी, इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। सोचिए, कुछ जगहें इसलिए जरूरी नहीं होती कि वो खुद में कितनी पावरफुल हैं, बल्कि इसलिए कि वो हैं कहाँ। वो एक ऐसे चौराहे की तरह है जहां से सारे जरूरी रास्ते गुजरते हैं। कैरिबियन बिल्कुल वैसी ही जगह है। जो भी यहाँ कंट्रोल रखता है, वो ग्लोबल ट्रेड और कीमती रिसोर्सेज के दरवाजे पर बैठा है। और बात सिर्फ लोकेशन तक ही सीमित नहीं है। यहाँ तो जमीन के नीचे भी खजाना छिपा है। बॉक्साइट, सोच लीजिए, तेल और गैस, यहाँ तक कि यूरेनियम, ये वो स्ट्रेटेजिक मटेरियल्स हैं जिनके लिए बड़ी बड़ी इकोनॉमीज किसी भी हद तक जा सकती हैं। और ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं है। ये देखिए, ये बॉक्साइट माइनिंग की असलियत है। यहाँ धरती से जो भी पत्थर निकल रहा है, वो सीधे जाकर ग्लोबल इकोनॉमी के इंजन को चला रहा है। और यही वो चीज है जो बड़ी ताकतों को यहाँ खींच कर लाती है। और रिसोर्सेज के अलावा यहाँ से गुजरता है दुनिया का एक सबसे बड़ा और जरूरी शॉर्टकट, पनामा कनाल। ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को जोड़ने वाला एक गेटवे है। जो भी इस इलाके और इसके समुद्री रास्तों पर कंट्रोल रखता है, वो एक तरह से दुनिया के ट्रेड के एक बहुत बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखता है। तो इस मैदान में जहां परंपरागत तौर पर अमेरिका का दबदबा रहा है, अब नए खिलाड़ी आ चुके हैं और वो इस खेल के सारे नियम बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। चीन का तरीका क्या है? पैसा और डिप्लोमेसी। चीन ने बंदरगाहों, रिजॉर्ट्स और यहाँ तक कि 5G नेटवर्क्स जैसी परियोजनाओं में अरबों खरबों डॉलर लगा दिए हैं। इसे कहते हैं सॉफ्ट पावर का क्लासिक गेम, जहां आप आर्थिक मदद के जरिए अपना दबदबा बनाते हैं। लेकिन इस खेल में हर कोई एक ही तरह से नहीं खेल रहा। जहां एक तरफ चीन सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल कर रहा है, मतलब अपनी चेकबुक से दोस्ती बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस और ईरान का दाव एकदम अलग है। उनका खेल ज्यादा सीधा और आक्रामक है, खासतौर पर अमेरिका के विरोधियों के साथ मिलकर। वेनेजुएला का ही केस ले लीजिए। रूस उसे फाइटर जेट्स और टैंक भेज रहा है। ईरान अमेरिकी बैन को तोड़ने में मदद करने के लिए फ्यूल भेज रहा है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो सीधे सीधे इस इलाके में अमेरिकी हितों को चुनौती दे रही है। तो इस बढ़ते हुए चैलेंज के जवाब में अमेरिका ने भी अपनी मौजूदगी को फिर से मजबूत करने के लिए एक हाई-टेक मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है। जनवरी 2025 में अमेरिका का जवाब सामने आया, ऑपरेशन सदर्न स्पीयर। और ये कोई आम मिलिट्री एक्शन नहीं था। इसका मेन हथियार था एक हाइब्रिड फ्लीट। अब ये क्या है? सोचिए, पारंपरिक जहाज़ों की ताकत के साथ साथ भविष्य के रोबोटिक ड्रोन्स और बोट्स का एक डेडली कॉम्बिनेशन। तो ये हाइब्रिड फ्लीट काम कैसे करता है? स्टेप 1, ड्रोन्स और रोबोटिक जहाज़ों को 24 घंटे निगरानी के लिए छोड़ दिया जाता है। स्टेप 2, अगर कोई संदिग्ध नाव दिखती है तो छोटी छोटी रोबोटिक बोट्स तेजी से उसे रोकने के लिए भेजी जाती हैं। और स्टेप 3, ये सारा डेटा रियल टाइम में बड़े वॉरशिप्स तक पहुंचता है ताकि वो तुरंत एक्शन ले सकें। और फिर अमेरिका ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने इस तनाव को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। अब बात सिर्फ ड्रोन्स और छोटी नावों की नहीं रह गई थी। इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से घटीं। जनवरी में ऑपरेशन शुरू हुआ, सितंबर आते आते अमेरिकी हमलों में 80 लोग मारे जा चुके थे। और फिर नवंबर में दुनिया का सबसे बड़ा जंगी जहाज USS गेराल्ड आर फोर्ड कैरिबियन में दाखिल हुआ। यह सिर्फ एक मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं था, ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था।
तो यहाँ पर दो अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। अमेरिका का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि ये सब ड्रग्स और आतंकवाद को रोकने के लिए किया जा रहा है, लेकिन इस इलाके के कई लोगों का मानना है कि ये असल में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मादुरो पर दबाव बनाने और शायद मिलिट्री एक्शन के लिए माहौल तैयार करने का एक बहाना है। जैसा कि एक्सपर्ट एलिजाबेथ डिकिंसन कहती हैं, इस एयरक्राफ्ट कैरियर का यहाँ आना कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। पूरा इलाका जैसे अपनी सांसें थाम कर देख रहा है कि अमेरिका अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए असल में कितना तैयार है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए हैं जहां स्थिति बहुत नाजुक और तनावपूर्ण है और दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है कि इस इलाके में इतनी बड़ी अमेरिकी मिलिट्री पावर एक साथ जमा हुई है। एक तरफ अमेरिका की ये जबरदस्त सैन्य तैनाती है, तो दूसरी तरफ वेनेजुएला जैसे देशों के आरोप कि ये सब एक जंग छेड़ने की तैयारी है। और यहीं पर आकर हम इस विश्लेषण के सबसे बड़े और अहम सवाल पर पहुंचते हैं। क्या ये वाकई ड्रग्स के खिलाफ एक लड़ाई का नया चैप्टर है, या फिर इस पूरे इलाके पर कंट्रोल के लिए एक बड़े जियोपॉलिटिकल खेल की शुरुआत है? इसका जो भी जवाब होगा वो आने वाले समय में न सिर्फ कैरिबियन बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य को तय करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है, और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।